नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंतर्गत पुनर्जागरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल ही सिलेबस को स्टार्ट करने ही वाले हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस स्टार्ट है, जैसा कि मैं डेली आपसे बोल रहा हूँ, प्रबोधन काल से लगभग 18वीं सदी के आसपास से है। लेकिन अगर आप पुनर्जागरण को नहीं समझेंगे, अगर आप पीछे के 5-6 लेक्चर को नहीं समझेंगे, तो आप इन सारे टॉपिक को ठीक है समझ तो जाएंगे, लेकिन एक जो फीलिंग आनी चाहिए कि आखिर पहले क्या था, पहले किस प्रकार का जो एंशिएंट एरा में, मिडेवल एरा में किस प्रकार पूरी की पूरी जो यूरोपीय जो समाज था, विश्व का समाज था, तो आप इस पुनर्जागरण के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप शुरू से एक एक लेक्चर को देख रहे थे, यकीन मानिए अब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रति जो इंटरेस्ट होगा वो दिनों दिन यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से को रिलेट हो रही है, एक दूसरे से यहाँ पे चैन बन रहा है, और आज भी यही होगा इस पुनर्जागरण के टॉपिक में। तो ये पूरी जो सीरीज है, देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के की जा रही है, और इसका जो पैटर्न होगा बिल्कुल यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज वर्तमान में प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कोरिलेटिव प्रश्न जिससे कि आप रट के लिख नहीं सकते हैं, उसी तरीके से मेरा पढ़ाने का भी पैटर्न वही होगा। हर जगह हर चीज़ों को यहाँ पे ला के एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर करना। इसीलिए लेक्चर देखें, बहुत ईमानदारी पूर्वक देखें, ताकि हर एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए संपूर्ण जो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ बाकी जो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा जो सेगमेंट है, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, पूरी की पूरी यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे फ्री में कवर करवाई जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। आपके स्टडी के लिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैप का सहारा लिया जा रहा है, जिससे कि और अधिक स्पष्टता यहाँ पे आप लोगों की बनती रहे। मैप में अगर आपका हाथ अगर थोड़ा सा टाइट है, कमज़ोर है, तो इसके पैरेलल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा जो मैप भी चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए अभी तक पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यावसायिक क्रांति को देखा हुआ था, और उस व्यावसायिक क्रांति में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, एक व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, और उस मध्य वर्ग व्यापारिक वर्ग के उदय होने से शासक को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई, सामंतवादी व्यवस्था की टूटन में आई, और ख़ासकर धीरे धीरे अब जो चर्च व्यवस्था की जो शक्ति थी, हम लोगों ने देखा था कि अब कमज़ोर होने लगा। क्योंकि शासक भी यही चाह रहा है। शासक क्यों ऐसा चाह रहा है कि जो चर्च व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था के अधीन यहाँ पे राज्य भी कंट्रोल होता था, शासक की पावर घटती थी, और उस पर अड़ंगा लगाने वाले जो सामंत थे अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। और ये वही दौर है, ये इकोनॉमिक फैक्टर का दौर है, आर्थिक क्रियाकलाप का दौर है, और इसी को तो आपको इतिहास में पढ़ना है। अगर इसे आप जान गए, इस चेंज को, इस परिवर्तन को जान गए, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अब ये जो पुनर्जागरण का देखिए, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सो के उठे, कल आप पुनः आप जाग गए, ये कोई पुनर्जागरण नहीं है। देखिए पुनर्जागरण की प्रक्रिया बहुत ही एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो यहाँ पे चल रही है। इसीलिए इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो लगभग 14वीं से लेके 18वीं सदी तक एक लगभग 300-400 सालों का जो समय है, बहुत धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। जिससे कि अगर आज आप सो के उठ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, 1 घंटा मुझे पढ़ना चाहिए। दूसरा दिन उठ रहे हैं तो नहीं, लग रहा है कि ठीक है 2 घंटे पढ़ना चाहिए। तो एक परिवर्तन है इसमें, धीरे धीरे इसमें जो परिवर्तन का जो दर होगा पुनर्जागरण में धीरे धीरे होगा। और यही जब इसका अगला स्टेप आएगा प्रबोधन काल, तो आज आप सो के उठे, कल बोलेंगे कि नहीं मुझे अब 10 घंटे पढ़ाई करने हैं, 12 घंटे पढ़ाई करना है, तो उसमें परिवर्तन का दर क्या होगा, अधिक यहाँ पे होगा। तो यहीं आप जानेंगे कि इस पुनर्जागरण के जो कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बेसिकली फैक्टर पीछे आप लोग करा दिया गया है, उसको एक जगह मैं कंपाइल कर दूंगा। और पुनर्जागरण का बल सबसे अधिक कहाँ कहाँ है, और लास्ट में यहाँ पे पुनर्जागरण ने किस प्रकार यूरोपीय जीवन पद्धति में परिवर्तन लाया, और यहाँ पे आए दिन इंजाम भी लगता है यूरोपियों के द्वारा, मन इंजाम लगाया जाता है कि हमारे ही यहाँ पुनर्जागरण होगा
और हमारे ही लोगों के द्वारा पूरे विश्व को सभ्य बनाया गया। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो फिर समस्या आती है, इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे, ये भी इसमें मैं सिखाने का आपको प्रयास करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुनर्जागरण के कारण। तो इसमें बेसिकली देखिए लगभग 5 कारण हैं। इसमें और भी कारण जुड़ सकते हैं लेकिन एग्जाम के लिए पर्याप्त है। इसमें है नंबर 1 क्रूसेड, धर्म युद्ध के रूप में समझिए। व्यावसायिक क्रांति, एक मध्य वर्ग एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ और विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हुई। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि इसी समय की इसकी स्थापना होती है। और यकीन मानिए शिक्षा एक उस ठीक समझ रहे हैं ना, शिक्षा मैंने एक अंधकार में एक दिया जलाने के समान है और ये तो पूरा विश्वविद्यालय खुल रहा है, इसको कौन रोक सकता है। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन। किस प्रकार से कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और व्यापारिक मार्ग का विकास हुआ। और ऑलरेडी अरब के क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो भारतीय लोगों का आना जाना, व्यापारियों का आना जाना और भारतीय साहित्यों का अरबी लोगों के द्वारा अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाना, फिर उस ट्रांसलेशन को यूरोपियों के द्वारा पढ़ा जाना, ये भी एक कोई छोटी बात नहीं थी। तो देखिए एक जो कारण है कितना अधिक प्रभाव छोड़ रहा है, इसे आपको समझना है। लास्ट में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस अर्थात तेजी से विचारों का आदान प्रदान। ये विचार तो पहले भी आदान प्रदान हो रहा था लेकिन उसका जो दर था, उसका जो रेट था बेहद कम था। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आ गया अचानक से अब ये नहीं था। अब ये जो क्रिश्चियनिटी ईसाई जो व्यवस्था थी ये नहीं झुठला सकते थे कि भाई यहीं लिखा गया है। अब मूल रूप में जो भी यहाँ पे बाइबल की जो प्रतियां हो गई आसानी से मार्केट में बिकने लगी। बहुत अधिक प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो जाने से हर जगह जो रियल जो सर्व शिक्षा सुलभ होना चाहिए वो उपलब्ध होने लगा। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रूसेड का प्रभाव। किसका प्रभाव? क्रूसेड का प्रभाव। यह बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि इसका संबंध उस धर्म युद्ध से है जो लगभग 11वीं-12वीं सदी तक 100 सालों से अधिक इस युद्ध को लड़ा गया। मैं पहले से आपको बताते चला आ रहा हूँ कि इस जो धर्म युद्ध का जो कारण था जेरूशलेम को लेके था और ख़ासकर सीरियाई क्षेत्रों के लेके था, जिसमें कि यूरोप में मौजूद जो भी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी व्यवस्था थी, जो भी सामंतीवादी की जो प्रक्रिया थी, जो भी एक नया वर्ग उभर के सामने आ रहा था, सब यहाँ पे ये जो लोग हैं समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे इधर लोग आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ पे? जेरूशलेम के क्षेत्रों में आ रहे हैं। जेरूशलेम के साथ साथ ठीक है सीरियाई के क्षेत्रों में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अरब के लोग भी यहाँ पे हैं युद्ध करने के लिए, इधर से भी ये लोग मौजूद हैं। तो दोनों में यहाँ पे ठीक है युद्ध होगा, लंबे समय तक लड़ाई होगा। और इतिहास में यकीन मानिए ऐसे बहुत ही कम ऐसे युद्ध होते हैं जो सुखद परिणाम देते हैं। उसमें से एक है यहाँ पे क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध। मारे गए हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ा इन फ्यूचर वो अच्छा प्रभाव पड़ा कि अब यूरोपियों का, चूँकि ये इस युद्ध में तो हार गए, इनका पूरब के तरफ से व्यापारिक मार्गों को इन मुस्लिमों के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया कि भाई अब आके दिखाओ, मार्गे गिरा देंगे। ठीक है, और यही हुआ। पूरब की तरफ इधर मुस्लिम एम्पायर इधर मौजूद थी। तो अब यूरोप वासियों के लिए अब चैलेंज था कि नया मार्ग की खोज की जाए। और अब नया मार्ग का जब खोज किया गया तो पश्चिम के देशों से जुड़ने लगे, चीनी सभ्यता से जुड़ गए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उधर अमेरिका की भी खोज है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई इन सारे ही क्षेत्रों से जब ये लोग जुड़ते गए तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो यही है देखिए धर्म युद्ध का प्रभाव विचारों के आदान प्रदान से यहाँ पे हो रहा है। और जब विचारों का आदान प्रदान हुआ तो भाई यूरोपीय लोग हीरो बन रहा है। क्या कह रहा है? भाई हमने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया। अब आप खुद सोचिए, भाई खोजने तुम आ रहे हो, ज़रूरत है तुम्हारी। और ऑलरेडी जो चीनी सभ्यता के द्वारा गोला बारूद कंपास, उनका कंपास लेके तुमने पूरा दुनिया खोज लिया, उनका मैप लेके तुमने पूरा दुनिया खोज लिया, गोला बारूद कागज सब उपयोग कर लिया। अब तुम बोलते हो भाई तुमने सभ्य बनाया। भारतीयों के संदर्भ में वही हाल है। भारत के द्वारा दशमलव प्रणाली की खोज की गई, अंक जो प्रणाली इसकी खोज की गई और ये धीरे धीरे यूरोप वासियों को ज्ञात हुआ, उसका लोग यूज किया और बाद में बोल रहे भाई हमने सभ्य बनाया।
इसीलिए जब इस तरह का देखिए क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आपको डिफेंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, कुछ तथ्यों के माध्यम से यहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी कि ऐसा बिल्कुल कहना सही नहीं है। कुछ हद तक तो किया गया है। उनका आर्गुमेंट होता है देखिए कि जो भी इधर ग्रीस सभ्यता था, ग्रीस था, इधर जो रोमन सभ्यता थी, इस ग्रीस और रोमन सभ्यता में मौजूद जितने भी प्राचीन काल में, एंशिएंट ईरा में जो भी यहाँ पे धर्म ग्रंथ कह लीजिए या फिर वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में जो चीज़ लिखा गया, इसको इन्होंने पुनः पढ़ना शुरू किया और सिर्फ इसको आधार बना के लोग बोल रहा है कि भाई नहीं, हमने पूरे विश्व को क्या किया, सभ्य बनाया। तो ऐसा नहीं है। तुमने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, हमने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा, और जब यही विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो फिर ये एक बेहतर समाज का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए क्रूसेड के प्रभाव में आपको इन सारे ही चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पे व्यावसायिक क्रांति। इस व्यावसायिक क्रांति से देखिए एक मध्य वर्ग का उदय हो गया। मध्य वर्ग मतलब मिडिल क्लास। अभी जो मध्य वर्ग है इतनी आसानी से हार मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जब वेल एजुकेटेड लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं तो वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देखेंगे कि बैठने तो नहीं देंगे, कुछ न कुछ यहाँ पे काम करवाएंगे, एजुकेशन देंगे। एजुकेशन इनके लिए सबसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। अभी जो ये मध्य वर्ग, ध्यान रखिएगा, निम्न वर्ग से ऊपर और कुलीनों से नीचे एक जो मध्य वर्ग का जो तैयार हुआ, अब ये किसी भी कीमत पे अपने अधिकारों को छोड़ने वाला है नहीं। और ये निम्न वर्ग का देखेंगे कि मध्य वर्ग के द्वारा अपने हितों के लिए बहुत शानदार ढंग से यहाँ पे आगे चल के उपयोग भी यहाँ पे किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यावसायिक क्रांति हुई, इस व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग के रूप में मध्य वर्ग का उद्भव हुआ, तथा अब इस वर्ग का जो दृष्टिकोण था पूरी तरीके से चर्च प्लस कुलीनों के विरुद्ध था। समझिए, चर्च एवं कुलीनों के विरुद्ध था, क्योंकि ये जो चर्च व्यवस्था थी, इनके व्यवसाय पे जो इंटरेस्ट होता था उसको पाप मानती थी कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ईश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं। कुलीन भाई ये तो इनको ध्वस्त करने में लग गया। कुलीनों के साथ यही समस्या थी कि पहले जो मैनर व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम जिसको बोला गया, अब इस व्यावसायिक क्रांति इस मध्य वर्ग के आने की वजह से इनके हितों पे क्या पहुंच रहा है, चोट पहुंच रहा है। तो दोनों में स्वाभाविक सी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे होगा ही होगा। अतः देखिए इस वर्ग के द्वारा यहाँ पे अध्ययन की नई प्रणाली एवं नए दृष्टिकोण को यहाँ पे प्रोत्साहन यहाँ पे मिला, और इनसे चर्च व्यवस्था और कुलीन दोनों को ही चैलेंज मिला। और ये चर्च व्यवस्था और कुलीनों का अच्छा खासा जो दुश्मन शासक राज्य हुआ करता था, राज्य के अंतर्गत जो भी शासक होता था ये भी हुआ करता था। आगे चल के देखेंगे कि शासक और मध्य वर्ग के बीच अच्छा खासा एक संबंध स्थापित हो जाएगा, बीच में जो भी बिचौलिया है चर्च और कुलीनों को लेके, क्योंकि शासक की भाई इच्छा है कि मध्य वर्ग से हम डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे तो मध्य वर्ग तो हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। चर्च और कुलीनों को हटा देंगे बीच में बिचौलिया के रूप में, तो अधिकतर जो रेवेन्यू होगा हमारे पास आएगा और हमारी शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि चर्च व्यवस्था में देखिए, चर्च व्यवस्था में किसका अलग ही सिस्टम हुआ करता था। पूरा का पूरा चर्च व्यवस्था का जो प्रधान पोप हुआ करता था, जो रोम में स्थित होता था। अब हर जगह यूरोप की गली गली में चर्च व्यवस्था, और वे वहाँ पे लोग धार्मिक कर टाइथ के रूप में लगाते थे, उसका वसूली भी किया जाता था। चर्च अपने आप में मेंटेन किया करता था, शिक्षा देता था, भाई मोक्ष प्राप्त करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, सब ये बेकार है, ठीक है, दुनिया मोह माया, तुम लोग जन्म से ही क्या हो, पापी हो, बेकार हो। अब सोचिए इस तरह की बातें अगर कर रहा है लोग, माने इस चर्च व्यवस्था में, समझ रहे हैं ना, माने हमेशा ही इन पादरियों के द्वारा व्यक्तियों को बोला गया कि व्यक्ति जन्म से ही क्या है, पापी है। जब इस तरह की गतिविधियाँ होगी तो फिर लोगों को तो समस्याएं यहाँ पे आएगी ही आएगी। अपने सब मजा मार रहा है, बाकी बोल रहे तुम मोक्ष की प्राप्ति करो, और अपना पूरा का पूरा, समझ रहे हैं, मतलब बिना शादी किए, ये सब आम बात था। मतलब ये नाजायज, जिसको बच्चा बोलिए, नाजायज मतलब फैमिली का, ये सब कन्वर्ज कर रहा, और बाकी को क्या बोल रहा है, भाई तुम ये सब मोक्ष की प्राप्ति करो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं।
तो बड़ी ही मतलब लूट खसोट वाले कुछ इस टाइप की व्यवस्था थी, जिसका अंत होना स्वाभाविक था। और ये यही हो रहा है इस पुनर्जागरण के काल में। देखिए धीरे 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 एक एक करके सारी चीज़ें टूट रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विश्वविद्यालय की स्थापना को लेके। ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे शिक्षा का विकास होते गया, उसके लिए बड़े बड़े यहाँ पे जब विश्वविद्यालय की जब स्थापना होने लगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस एरिया में रहने वाले सारे बच्चे, खासकर मिडिल क्लास के बच्चे, मिडिल क्लास के जो भी यहाँ पे पुरुष हैं, वे अपने बच्चों को भेजेंगे ही भेजेंगे। और यही काल है देखिए, क्योंकि देखिए अभी तक जो मध्य वर्ग का विकास हुआ, एक मध्य वर्ग समझिए अगर विकास हो रहा है, अगर उसके बाबूजी वेल टैलेंटेड है तो एक बच्चे को शिक्षा देंगे। लेकिन विश्वविद्यालय क्या करेगा, अधिकतर लोगों को शिक्षा देगा। और यही हुआ, इसमें सारे के सारे देखेंगे, फ्रांस में जैसे पेरिस यूनिवर्सिटी आ गया, जर्मनी में बोन यूनिवर्सिटी आ गया, बहुत फेमस है ये सब। इंग्लैंड में ठीक है, जो लंदन में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गया, देखेंगे तो सब ये एक से एक यहाँ पे खुलते गए। और इन्हें ने इसके द्वारा जो भी शिक्षा प्रदत्त, जो भी यहाँ पे ज्ञान मिला, पुनर्जागरण की चेतना को यहाँ पे मजबूत बनाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद से यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन तथा विद्वानों का अन्य क्षेत्र में यहाँ पे फैलना। अब आपको ध्यान होगा, कुस्तुनतुनिया का जो पतन हो गया, वहीं जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य में आगे चल के आप देखेंगे तो इन तुर्कियों के द्वारा, यहाँ पे तुर्की होते हैं, आगे चल के ये अपना इस्लामीकरण करवा लेते हैं, धर्मांतरण करवा लेते हैं। अब इस बाइजेंटाइन साम्राज्य पे देखेंगे तो लगभग 14वीं शताब्दी तक आते आते, 14वीं 15वीं शताब्दी, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता इसका। देखिए धीरे 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 फैलते रहता है। जैसे कि अगर पूछा जाए भारत की आज़ादी का, ठीक है, अब शुरुआत कब हुआ, तो एग्जैक्ट डेट आप थोड़े आप बता सकते हैं कि नहीं भाई भारत की आज़ादी के लिए इसी दिन शुरुआत हुआ। ये तो भाई कब से शुरू हुआ, 1857 से ही शुरू है। तो यही आपको समझना पड़ेगा, इसमें जो भी जो डेट दिया है लगभग एक बहुत बड़े टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस बाइजेंटाइन साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा क्या किया गया, हरा दिया गया। तो ऑटोमन साम्राज्य बेसिकली मुस्लिम साम्राज्य था, और इस बाइजेंटाइन साम्राज्य की जगह अब क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो यही अब है कुस्तुनतुनिया का पतन तथा विद्वानों का अन्य क्षेत्र में फैलना, क्योंकि इस बाइजेंटाइन एम्पायर में अभी भी बहुत सारे यहाँ पे जो भी विद्वान लोग थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, जो भी ये मिडिल क्लास जो लोग थे, ये लोग यहाँ पे रहते थे, मौजूद थे। लेकिन जब इन पे मुस्लिमों का जब कंट्रोल हो गया, तो अब इन विद्वानों के पास कोई चारा नहीं था, ये लोग भागने लगा। और यहाँ से अधिकतर विद्वान लोग भाग के, देखेंगे इधर, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये ग्रीस का जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पे सब एरिया पहले ये यूनानी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। यहाँ से लोग भाग के इटली लोग आ गए, इटली में आ गया, कहाँ गया, यहाँ पे इटली आ गया। और यहाँ आके जो भी अपने साथ धर्म ग्रंथ लाया था सब पढ़ने लगा। अब जो पढ़ने लगा, देखा कि भाई ये तो जो बातें पहले से बताया जा रहा था कि चर्च व्यवस्था ही सब चीज़ है, ईश्वरीय व्यवस्था ही सब चीज़ है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, माने इतनी सारी जो गलतियाँ जो चर्च व्यवस्था के द्वारा जो फैलाई गई थी, वैसा तो उस बुक में यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है। तो अब यही है कि यहीं से पुनः देखेंगे कि आप लोग की पुनः एक फिर से मध्य वर्ग का यहाँ पे उदय यहाँ पे हो जा रहा है। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य में देखिए जो भी यूनानी संस्कृति की विरासत को धारण करता था, अतः कुस्तुनतुनिया के क्लासिकल ग्रंथों का अध्ययन करने वाले अनेक विद्वानों को क्या था, संरक्षण प्राप्त था। और इस क्लासिकल ग्रंथ का मतलब क्या है कि क्लासिकल कला है, क्लासिकल जो साहित्य है, जब बेहतरीन यहाँ पे होते जाएगा तो उसी को बोल दिया जाएगा यहाँ पे क्लासिकल कला के रूप में, क्लासिकल साहित्य के रूप में, क्लासिकल यहाँ पे ग्रंथ के रूप में। और यही हुआ जब इस क्षेत्रों पे ऑटोमन साम्राज्य की जब यहाँ पे नींव पड़ी, तो इनको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। और यही कारण है कि इसके परिणाम स्वरूप देखिए ठीक है, पूरे यूरोप में क्लासिकल ग्रंथों को अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। अब आप समझिए क्लासिकल जो ग्रंथ है उस समय एंशिएंट एरा में क्या किया गया था, किया गया था। एंशिएंट एरा में जब देखिए उस समय जब क्लासिकल ग्रंथों को लिखा गया था, तो इसमें जो
पुनर्जन्म की ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। बिल्कुल यहाँ पे जो अवधारणा थी इहलौकिक की थी, माने इसी लोक पे। जैसे कि आप लोगों ने वैदिक काल अगर पढ़ा होगा तो वैदिक काल में खासकर जब ऋग वैदिक काल का कॉन्सेप्ट आएगा, आगे आप देखेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन भारत के संदर्भ में, तो वहाँ पे इहलौकिक की स्थापना थी कि भाई इसी जन्म में भाई ठीक है सुख भोग करो, भौतिक चीज़ों का उपयोग करो। वहाँ पे लोग अपने संतान के लिए, गाय बछड़ों के लिए प्रकृति पूजा करते थे, माने इहलौकिक के लिए। वैसे ही कौन था, ग्रीस का जो क्षेत्र था, यूनान का जो क्षेत्र था, वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे हुए, इसी लोक को लेके, इसी जन्म को लेके अधिक सुखमय बनाने पे यहाँ पे जोड़ देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया के पतन से विद्वानों का जब अन्य क्षेत्र में फैलना हुआ, और वे कब हो रहा है, मध्यकाल में हो रहा है। और मध्यकाल में अब आपको पता है कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट आ गया था। मोक्ष कि भाई मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का मतलब क्या है, इहलौकिक नहीं है बल्कि पारलौकिक है। दूसरे जीवन की बात कर रहा है, दूसरे लोक की बात कर रहा है, जिसका कोई आता पता नहीं है कि इंसान मरता है तो कहाँ जाता है, क्या होता है। आज भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मध्यकाल में यही छाया हुआ था और हुआ भी। आगे चल के भारत में भी देखेंगे जब उपनिषदीय चिंतकों के द्वारा इस मोक्ष के कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा, बुद्ध और जैन आएंगे, इस मोक्ष को उठाया जाएगा, तो ये भी एक अलग लेवल तक जाएगा। खैर आइए अब कुस्तुनतुनिया के पतन हम लोग ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंटिंग प्रेस का विकास। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी को आपको समझना पड़ेगा वर्तमान में। अभी से आप 15-20 साल देखिए, जब हाथों हाथ जब फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो फिर सूचनाओं का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था बहुत ही स्लोली था। आज लोग बोलते हैं क्राइम अधिक हो गया है। सोचिए क्या पहले नहीं होता होगा। आज इतने जागरूकता के दौर में जब इतना क्राइम हो रहा है, तो पहले जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसा नहीं था कि पहले क्राइम नहीं होता होगा, लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आता था। इसकी सबसे बड़ी कमी यहाँ यही थी। आज कुछ भी होता है जनरली न्यूज़ में आ जाता है। उसी तरीके से देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हो गया, तो पहले कोई अगर पुस्तक लिखी जाती थी तो उसका कार्बन, समझ रहे हैं ना, उसका डबलिंग कराने में फिर वैसे ही लिखना पड़ता था। सोचिए वैसा पुस्तक कितने लोग पढ़ पाएंगे। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो एकदम धड़ाधड़ छाप दो भाई। जैसे न्यूज़पेपर अखबार डेली डेली आप लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है, कितना भी उसका प्रति ले लो, भारत के एक एक व्यक्तियों को दे दो, कोई समस्या नहीं है। अर्थात अब जो ज्ञान का प्रसारण हो रहा है, विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इस सूचना प्रौद्योगिकी के काल में इसका ट्रांसमिशन जो रेट है बहुत यहाँ पे तेज हो गया। इसीलिए नई दुनिया की खोज ने जो मुद्रित पुस्तकों के द्रुत प्रसार का यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया, एक्सपेंड हो गया, फैल गया। यूरोप के लोगों ने सिखाया कि भाई अब देखो मध्यकाल में जो बोला गया सत्य, ध्यान से देखिए, सत्य सत्ता की पुत्री है, सत्य सत्ता की पुत्री है। अर्थात ये जो सत्य है मिडिल काल में बोला गया सत्ता की पुत्री है, जिसके पास सत्ता रहेगा। अर्थात सत्ता किसके पास है, सामंतों के पास है, चर्च व्यवस्था के पास है, इन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया, लोगों की सच्चाई हो गई, तो बोला गया देखो भाई सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रहेगी, बल्कि सत्य काल की पुत्री है। सत्य काल की पुत्री है। और काल का मतलब समझ रहे हैं ना, समय। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, गुजरता जाएगा, ठीक है, लोगों को ज्ञान भी यहाँ पे मिलता जाएगा और सत्य की प्राप्ति होगी। काल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आधुनिक विश्व। अब ये आधुनिक विश्व का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका है, चल चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे पुनर्जागरण का बल किस किस क्षेत्र पे दिया गया, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए पुनर्जागरण कोई बौद्धिक क्रांति नहीं थी, बल्कि यह एक दृष्टिकोण था। और ये दृष्टिकोण क्या था, तो पुनर्जागरण का मेन जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो ये वही चीज़ है जो यूनानी, समझ रहे हैं ना, यूनानी, इसको यूनानी बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा ग्रीक। यूनान में ग्रीक और रोमन में क्या बोला जाता था, लैटिन। रोमन में यहाँ पे लैटिन। जो भी यहाँ के साहित्य हुए, इसको पढ़ पढ़ के अब एंशिएंट ईरा की चीज़ों को, मिडिल काल में जो बिल्कुल गायब हो गया था, मिडिल विश्व में जो बिल्कुल गायब हो गया था, अब कहाँ लाया गया, इसको मॉडर्न एरा में यहाँ पे लाया जा रहा। अब यही है पुनर्जागरण और कुछ नहीं है।
कि प्राचीन चीज़ों को बीच में गायब कर दिया। अब लग रहा है कि नहीं भाई बहुत गलत हो गया है। अब वो धीरे धीरे पता लग रहा है कि नहीं भाई इससे अच्छा तो हमारे पूर्वज लोग जी के गए, तो भाई क्यों ना उसी चीज़ को अपनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, यही है। तो पुनर्जागरण का जो बल है देखेंगे तो सैद्धांतिक आपको अधिक दिखाई देगा, सैद्धांतिक रूप से अधिक दिखाई देगा। और इसका एक स्टेप जब आएगा अगला प्रबोधन काल, तो उस समय आप देखेंगे कि अब वे लोग तो इतना एक्टिव हो चुके हैं कि सैद्धांतिक चीज़ों पे बहुत अधिक ना फोकस देते हुए प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस देंगे। ऐसा नहीं था कि भाई न्यूटन ठीक है देख लिया कि नहीं भाई सेब नीचे गिर रहा है तो लोग मान जाएंगे कि ठीक है भाई नीचे गिर रहा तो कुछ कारण होगा। अब वहाँ पे प्रबोधन में मार दिखाना पड़ेगा, प्रबोधन के समय प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। भाई दिखाओ कैसे इसको प्रूफ करोगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। सोचिए अगर चर्च के ज़माने में न्यूटन बोला होता कि भाई देखो फल नीचे गिर रहा है, तो चर्च क्या बोलता, देखो सब ईश्वर चाहता है, सब चर्च चाहता है, ठीक है सब समझ रहे ना। तो ये मामला था मध्यकाल में, लेकिन अब वो मामला नहीं रह गया है। तो इसीलिए पुनर्जागरण का जो बल है जो दिया गया, उत्सुकता एवं खोजी दृष्टि, लोग अब जानने लगे समझने लगे कि नहीं भाई खोज भी बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस देना पड़ेगा, साहित्यिक जो मनोभाव है उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, मानववाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता, सब पे यहाँ पे बल दिया गया। अब ये क्या क्या है एक एक करके आप इसको आप समझ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है देखिए उत्सुकता एवं खोजी दृष्टि। अब सोचिए अगर उस धर्म युद्ध में, अगर उस कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य का अगर पूर्वी रोमन साम्राज्य पे कंट्रोल नहीं होता, तो क्या यूरोप वासियों के मस्तिष्क खुलता। ये बहुत बड़ी देखिए एक ठीक है इसमें कॉन्सेप्ट आता है चिकन एंड हेन्स का, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अर्थात धर्म युद्ध हुआ, अर्थात कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, अर्थात ऑटोमन साम्राज्य हो गया, इसीलिए भौगोलिक खोज हुआ। या फिर लोग धीरे धीरे पहले ही एक जो विचार थी रोमन या फिर ग्रीक साहित्य को लेकर पहले ही लोग जाग चुके हैं। ये अभी भी देखिए यूरोप में वाद विवाद का विषय है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, उस परिवर्तन के क्रम को समझना पड़ेगा कि आखिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध का जो फैक्टर था, कुस्तुनतुनिया के पतन का जो फैक्टर था, ऑटोमन साम्राज्य का जो पूरा का जो एकदम निर्माण हो गया उसका फैक्टर था, इसके बाद ही ये तो शुरू हुआ। तो तेजी से क्या हो रहा है अब धीरे 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 उस पुनर्जागरण के दौर में ठीक है परिवर्तन आ रहा है, उसी से तो मिल रहा है उत्सुकता एवं खोजी दृष्टिकोण। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो इतना आसान नहीं था कि भाई गए और निकल के भारत आ गए, गए निकल के अमेरिका चले गए। और मैंने पिछले क्लास बताया भी था आप लोगों को कि अमेरिका की खोज महज एक ठीक है खोज नहीं है, बल्कि उसको एक आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जिस कोलंबस ने, जो कोलंबस एक इटली का था, अब लग रहा होगा कि भाई इटली डेली लेक्चर देखेंगे समझ आप लोग समझेंगे, कोलंबस इटली का था, गया पुर्तगालियों के पास कि भाई हम बाहर जाना चाहते हैं, हम खोज करना चाहते हैं, भाई हमको फाइनेंस करिए। वो पुर्तगाली शासकों के द्वारा नहीं दिया गया। फिर वो गया स्पेनी शासक के पास, वहाँ पे जो राजकुमार फर्डिनेंड था टेक्निकल बंदा था, उसको लग गया कि नहीं भाई अभी नया नया कंपनी खुल रहा है, अगर इसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे चल के हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसको फाइनेंस कर दिया। अब सोचिए वही अब उस समय तक जो परिकल्पना आ गई थी पृथ्वी गोल है, कोलंबस को भी लगा कि चलो भाई जहाज में ठीक है नदी समुद्र पार करते हैं, गोल गोल घूमेंगे तो कहीं ना कहीं फिर अपने जगह पे आ ही जाएंगे। गया तो कहाँ आ गया वो, अमेरिकी के क्षेत्रों की तरफ इधर आ गया। देख रहे हैं ना ये ठीक है नॉर्थ अमेरिका का ये कैरिबियन सी वाला जो इलाका है, ये कोई अलग क्षेत्र नहीं है, कैरिबियन सी यहीं पे आपको मिल जाएगा सब, क्यूबा, जमैका, हैती, ठीक है मैप में सब मैं करा रहा हूँ, जाके देखिए वहाँ से क्लियर हो जाएगा सब। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई सामने यहाँ पे आने लगी। तो कब हो रहा उत्सुकता एवं खोजी दृष्टि, जब तक लोगों के अंदर ये जिज्ञासा नहीं होता। भारत में वास्को डिगामा आ गया। अब सोचिए क्या ये दो ही लोग थे जो आ गए, कितनी नावें डूब गई, कितने सारे लोग मारे गए, कितने लोग मतलब समुद्र में भूखे प्यासे मारे गए, समुद्र का पानी खारा होता है लोग पी नहीं सकते हैं, कितने लोग उस समुद्री के जो
प्रक्रिया होती है, नदियों की जो धारा होती है, विपरीत जलधाराओं में तैर के लोग ठीक है मर गए, डूब गए, खत्म हो गए, तब जाके क्या हो रहा है, अमेरिका और भारत के लिए यहाँ पे रास्ता तैयार हो रहा है। तो देखिए क्या है, उत्सुकता ही तो है। अगर ये खोजी दृष्टिकोण नहीं रहता तो ये हो पाता, किसी भी कीमत पे हो नहीं पाता। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आ रहा है यहाँ पे साहसिक मनोभावों का प्रोत्साहन। अब ये पहला वाला समझ गए, ये भी समझ जाएंगे। क्या अटलांटिक ओशियन में पार करना कोई साहस से कम था? इतने लोग मारे गए, कम था? चीनियों के द्वारा देखिए जहाज बना लिया गया था, कंपास बना लिया गया था चीनियों के द्वारा, लेकिन चीनी लोग डर के मारे गया ही नहीं कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो जिब्राल्टर के पार मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला एक जिब्राल्टर स्टेट मिल जाएगा कि भाई जिब्राल्टर के पार उधर सब राक्षस रहता है, दानव रहता है, जाएंगे मार के आएगा सब। यूरोप वासियों को लगा कि भाई कौन कहता है। अब हम लोग धीरे धीरे क्या हो गए, जाग गए हैं, हमारे अंदर चेतना आ गई है, साहस आ गई है। अब हम जाएंगे, तुम लोग जाओ या ना जाओ, हम लोग जाएंगे। सोचिए अगर पहले चीनी लोग गया होता तो अभी तो चीन को भी हराने वाला कोई मतलब देश ही नहीं होता। चीज़ों को समझिए, ठीक है, इमोशनल सेंटिमेंट नहीं होना कि मैं चीन की बड़ाई कर रहा हूँ। इतिहास यहीं आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो साहसिक मनोभाव का क्या हो रहा है, प्रोत्साहन यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए भौगोलिक चीज़ों की यहाँ पे खोज होती गई, भारत के लिए समुद्री का रास्ता तैयार हो गया, अमेरिका जैसे देशों की यहाँ पे क्या हो गई, खोज हो गई। नेक्स्ट, मानववाद। मानववाद माने मानव पे अब क्या किया जाने लगा, बल यहाँ पे दिया जाने लगा। देखिए इससे पहले क्या होता था, जो चर्च व्यवस्था थी इंसानों पे बिल्कुल बल नहीं देता था। जो भी चर्च पोप पादरी, समझ रहे हैं ना, ये चर्च व्यवस्था के अंतर्गत जो भी पादरी होते थे उसका ऊपर जो पोप हुआ करता था, शुरू से ही बोल दिया कि देखो इंसान जो पैदा हो रहा है ना, ये मतलब जन्म से क्या है, इंसान पापी होता है, पापी। ये पापी इंसान, ठीक है, तुम बेकार में तुम आए हो। भाई हम लोग पापी नहीं, हम लोग क्या है, प्रीस्ट हैं, पादरी हैं। तो अपने आप को बिल्कुल आम लोगों से सेपरेट कर लेना। लेकिन जब ये मिथक टूटी इकोनॉमिक फैक्टर के द्वारा, व्यवसायिक क्रांति के द्वारा, तो फिर अब लगा लोगों को लगने लगा कि भाई वैसा नहीं है, ऐसा गलत है। इसीलिए समझिए इस चीज़ को कि अब जो बातें पुराने समय में लिखा गया था, बार बार इसी का नाम आएगा, ग्रीक और यहाँ पे लैटिन। ग्रीक समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रीक भाषा, प्राचीन काल में यही तो दोनों था, ग्रीक और लैटिन। यूनान की तरफ ग्रीक और रोमन की तरफ लैटिन। हमेशा इसको आप ध्यान रखिए, कभी नहीं फेल कर पाएंगे। देखिए अब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, देखते होंगे कि ग्रीक भाषा, ये लैटिन भाषा, तो क्या है यार, ठीक है, पुराने समय से निकला हुआ है और आज तक ये चल रहा है। उस समय जो भी भाषाओं का निर्माण किया गया, जो भी शब्दों का निर्माण किया गया, आज वर्तमान पैटर्न में चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीक और लैटिन क्लासिकल साहित्य में भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, प्रभाव पड़ता गया। और यहाँ मानववाद से तात्पर्य है ईश्वर के समानांतर मानव की प्रतिष्ठा की उपलब्धियों का यहाँ पे बनना। तो अर्थात अब ईश्वर ने क्या किया है, मानव को क्या किया गया है, बनाया है। सोचिए ईश्वर ने मानव को बनाया गया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया गया। एक एग्जाम्पल क्या था, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक घड़ी बनाने वाला क्या होता है, घड़ी साज होता है। देखिए एक घड़ी बनाने वाला जो घड़ी साज होता है, जिसने घड़ी बना दिया, क्या वो घड़ी पे नियंत्रण करता है? वो तो भाई पूरी दुनिया में फैला देगा कि लो भाई। अब जो घड़ी पहनता है, जो घड़ी देखता है, अब वो जाने कि भाई घड़ी उसको पानी में डुबाए, पत्थर पे पटके, या फिर उसका सही यूटिलाइज करे, डिपेंड उस पे करता है। इसीलिए बोला गया कि देखिए ईश्वर उस घड़ी साज की तरह है, ईश्वर उस घड़ी साज की तरह है जिसका घड़ी बना देने के बाद कोई लेना देना नहीं है। अर्थात ईश्वर ने मानव बनाया, अब मानव क्या करेगा ये मानव पर निर्भर है कि मानव पापी होगा, दुष्ट होगा, सत्यवादी होगा। तो अब यहाँ पे लोगों को समझ में आने लगा। लोगों को जब समझ में यहाँ पे आने लगा तो पूरी तरीके से अब पारलौकिकता का जो मिथक था, पारलौकिकता कि भाई दूसरे लोग का जो मिथक था, ये ब्रेक कर गया, टूट गया कि ना अब भाई अब इसके चक्कर में हम लोग
नहीं पढ़ेंगे और हमें इहलौकिक में क्या करना है, जीना है इहलौकिक में। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि रोमन और ठीक है ये जो यूनान वाले जीते थे, तो इहलौकिकता पे क्या करना है, जोर देना है। आज देखिए, आज वर्तमान में एक समय हुआ करता था कि भारत में भी यही हाल था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखेंगे कि इतना अधिक ये जो मोक्ष का पारलौकिक चीज़ों पे इतना अधिक बल दिया जाने लगा कि लोग डरने लगते थे। एक बार मतलब ये ब्राह्मणीय व्यवस्था देखेंगे आप लोग, जब पढ़ेंगे तो भारत में ही वो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अगर इसको यूरोप के संदर्भ में समझे तो देखिए क्या ऐसा हो रहा है। आज वर्तमान में खुद कनेक्ट करिए कि भाई आपसे अगर कोई बोले, कोई अगर आपके पास से करोड़ रुपया आ जाए, बोले कि आप दान कर दीजिए, अगले जन्म में आप राजा बन जाएंगे, आप कभी करेंगे? तो यही है कि भाई सोचेंगे कि नहीं भाई इस जन्म में हमको 1 करोड़ रुपया मिला है, तो भाई इसी जन्म में हमको जो भी ऑडी मर्सिडीज जो भी लेना है, सोशल वर्क करना है, हम करके निकल जाएंगे जो भी होगा। तो यही है इहलौकिकता पर क्या देना, बल देना, और यही तो है मानववाद, यही है मानववाद। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं व्यक्तिवाद को लेके। व्यक्तिवाद, व्यक्ति पर क्या दिया जाने लगा, बल दिया जाने लगा। तो मानव समूह के बीच भी एक व्यक्ति का बढ़ता हुआ महत्व, उसके साथ साथ उसके अपने सुख दुख पर बल दिया जाने लगा। अपने आप को देखिए यहाँ पे अभिव्यक्त करने की, समझ रहे हैं ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो बोलते हैं ना, अभिव्यक्त करने की, कि भाई हमें कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करना है, ये एक एक इंसान पे यहाँ पे डिपेंडेंट करता है। और यही तो है व्यक्तिवाद पर जब बल दिया जाने लगेगा, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची का नाम आएगा, सनलिनी नामक लेखक का नाम आएगा। जो पहले देखिए क्या होता था कि राजा महाराजाओं की या फिर सामंतों की, चर्च पादरियों की, उसका ठीक है इमेज बनाओ, उनकी कहानियाँ लिखो, अपना आज़ाद नहीं है। एक चित्रकला कोई काम करने जाता था तो भाई उसको बांध दिया जाता था कि लो भाई तुमको इसी प्रकार का चटकीली भड़कीली तुमको रंग बनाना है, इसी प्रकार का तुमको ठीक है ऐसे मतलब चित्र को बनाना है जो बिल्कुल ही इस लोक से संबंध ना हो, भाई एकदम मने लगे कि भाई कुछ एकदम नया है, लोग इम्प्रेस हो। अब हुआ कि नहीं भाई सब बेकार की चीज़ें हैं। व्यक्ति का है भाई, जितने भी लोग गए, कोलंबस आया, वास्को डिगामा आया, जितने लोगों ने खोज किया उनके बारे में लोग लिखने लगे कि भाई ये न था, इतना समुंदर 7 समुंदर पार करके निकल गया सब। 7 समुंदर ठीक है 5 ही समुंदर, नॉर्थ क्या बोलते हैं कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ठीक है उत्तर दक्षिण में बांट देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये है 7 समुंदर लोग पार करके गए। तो व्यक्तिवाद माने व्यक्ति के बारे में अब लिखा जाने लगा। अब सोचिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। इससे क्या होगा कि समाज में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा उस सोशली वैल्यू के लिए, और जब प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा तो समाज में मौजूद जो कुलीन वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, उनके हितों को क्या पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। ये देखो भाई इससे पहले तो भाई जो भी सोशल जो रिस्पेक्ट का हम भागीदारी थे भाई हम लोग पाते थे, अब आम व्यक्ति भी पा रहा है, नॉर्मल व्यक्ति भी पा रहा है। तो इसका मतलब कि अब उसको देखी सीखा होते हैं ना, देखी सीखा लोग करते हैं, कॉपी करते हैं। जब अच्छी चीज़ हो तो करना भी चाहिए, और यही हुआ यूरोप में तेजी से चलने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को लेके, इसे भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। धर्मनिरपेक्षता उस काल में देखिए धर्मनिरपेक्षता से आशय था वैसे पादरियों की का क्या करना, पादरियों की आलोचना करना, पादरियों की आलोचना करना। और एक कैसे पादरियों की आलोचना करता था जिसकी कि कथनी और करनी में कोई अंतर ना रहे, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहे, मैंने अंतर होता है ना। मैंने एक पादरी बोल रहा है कि भाई तुमको मोक्ष की प्राप्ति करना है, पापी हो बेकार हो, भाई तुम भी तो एक इंसाने हो, बोल रहे हो शादी ब्याह सब मोह माया है। ये पता चल रहा है कि भाई अंदर अंदर तुम कितने गर्लफ्रेंड बना लिए हो। ये क्या है, कथनी और करनी में मैंने इसको क्या बोला, वर्तमान में बोला जाता है हिपोक्रेसी, ठीक है प्रोपेगेंडा। तो ये सब चलता था। तो अब इसकी धर्मनिरपेक्षता को आधार बना के पादरियों की आलोचना किया जाने लगा। तो ये था पूरा
इसके अंतर्गत जो भी बल दिया गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पुनर्जागरण ने किस प्रकार यूरोपीय जीवन पद्धति में परिवर्तन लाया। अब क्या परिवर्तन लाया, जो चीज़ें पहले से गड़बड़ था उसको क्या किया गया, ठीक किया गया। तो यद्यपि यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि पुनर्जागरण ने पूरी तरह मध्य युग से संबंध यहाँ पे नहीं तोड़ा था। मैंने बताया था पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं है कि अभी आपके अंदर बहुत अधिक बुराइयाँ हैं, सुबह उठे तो लग रहा है कि यार हम बुरे हैं, कुछ हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, किसी को माने कुछ गलत हम कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आप सुबह उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले कि नहीं भाई आज एकदम साक्षात हमको बुद्ध बन जाना है। वो पुनर्जागरण नहीं है। पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पे यही है कि जो पुराना, जो मध्य युग से जो संबंध था उनका, इस आधुनिक युग तक आते आते, ठीक है, उनके कमियों को देखना, उनकी गलतियों को देखना और धीरे धीरे उसमें, ठीक है, एक क्रमिक रूप से क्या करना, परिवर्तन लाना। और क्रमिक रूप से परिवर्तन राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो सबसे अधिक था, धार्मिक, आर्थिक, इन सबको परिवर्तन लाना और इसके कारण आगे के परिवर्तनों को क्या करना, संभव बनाना। और यही हुआ पुनर्जागरण ने किस प्रकार यूरोपीय जीवन पद्धति में परिवर्तन लाया। तो सबसे पहले किस में लाया, शिक्षा में, भाषा एवं साहित्य में, राजनीतिक विचारधाराओं में, कला में, विज्ञान में, धर्म सुधार, ठीक है, आंदोलन में। तो कुछ फैक्टर है यहाँ पे, आइए बारी बारी से भी हम लोग देख लेते हैं। पहला बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा में। तो देखिए मध्यकाल में, अब कंपेरिजन करते चलिएगा। मध्यकाल में शिक्षा पूरी तरीके से चर्च के हवाले था। शिक्षा माने ज्ञान, समझ रहे हैं ना। और उनका जो मध्यकाल में जो शिक्षा का जो ज्ञान था चर्च व्यवस्था पे आधारित था, अर्थात चर्च का जो रूढ़िवादी तर्क था जिसे चर्च के द्वारा बोला गया, या जिसने बोला चर्च ने उसका समर्थन कर दिया कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी है और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कुछ ये आगे चल के जब यहाँ पे आएगा टॉलमी जैसे भी यहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, टॉलमी के द्वारा ये बोला गया। आगे चल के कोपरनिकस आएगा, बोल देगा कि भाई ये गलत है, बल्कि जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर क्या करता है, पृथ्वी लगाता है। लेकिन चर्च व्यवस्था के खिलाफ वो खड़ा नहीं हो सका। चर्चों ने चेता दिया कि देखो भाई, ठीक है, ईश्वर से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। आगे चल के गैलीलियो भी आया, गैलीलियो ने भी इसका प्रमाण देने का कोशिश किया, गैलीलियो को भी धमका दिया गया, वो भी छाप नहीं पाया। वो तो आगे चल के आज वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो उनकी जो बातें जो धरी रह गई थी उस समय, ठीक है, आज प्रकाश में आ रहा है तो पता चल रहा है कि अच्छा कोपरनिकस ने ये बोला था, गैलीलियो ने ये बोला था। उस समय अगर ये खड़े हो जाते बिल्कुल सीना तान के, यकीन मानिए उसी समय परिवर्तन का आधार बड़ी तेजी से यहाँ पे आ जाता। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले शिक्षा पूरी तरह चर्च पर का क्या था, नियंत्रण था, माने चर्च का नियंत्रण था। लेकिन अब उस पर नवोदित मध्य वर्ग का भी प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि शिक्षा में अब कौन आ गया, मिडिल क्लास, माने व्यापारी वर्ग आ गया, व्यापारी वर्ग। और ये व्यापारी वर्ग क्या है, यही है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग यहाँ पे क्या आ गया, सामने आ गया। जब मध्य वर्ग यहाँ पे सामने आ जाएगा तो अब रूढ़िवादी तर्क शास्त्र को क्या कर देगा, फेल कर देगा कि भाई ये बेकार की चीज़ें हैं, ये क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा थोड़े होता है यहाँ पे। तथा अध्ययन की अब क्या करेगा, तो नई प्रणाली का क्या करेगा, विकसित करेगा। नई प्रणाली का ये देखो हम दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और इस तरीके से देखेंगे तो धीरे धीरे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, जो भी यहाँ पे साइंस, सब धीरे धीरे यहाँ पे इन सारे विषयों की यहाँ पे पढ़ाई होने लगी और इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग भाषा एवं साहित्य को लेके। तो देखिए भाषा एवं साहित्य ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है। लैटिन भाषा, देखिए यहाँ पे लैटिन भाषा, चूँकि पुरानी जो रोमन साम्राज्य थी उसकी भाषा लैटिन थी, और उस पुरानी रोमन साम्राज्य की जो धार्मिक व्यवस्था थी बाद में चल के वो ईसाईकरण यहाँ पे हो गया था। अर्थात
अब लैटिन जो भाषा थी चर्च की भाषा बन चुकी थी, चर्च की भाषा। ठीक है, तो लैटिन भाषा के समानांतर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे विकास होने लगा। पहले एक ही था, लेकिन अब क्या हुआ इसके द्वारा अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा का विकास होने लगा। क्षेत्रीय भाषा का विकास होने लगा, जैसे कि इसमें इंग्लिश ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, इसके अलावा यहाँ पे जर्मन, स्पेनिश, सब यहीं से डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू होगा। और क्षेत्रीय भाषा का विकास कहीं न कहीं उभरती हुई राष्ट्रवादी चेतना से क्या हो गया, जुड़ गया। अब यहाँ पे लोग कुछ बोलते थे, भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है, चर्च की भाषा क्या है, लैटिन भाषा है, तो इनको एक आज़ादी मिल गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे कारण हुआ। और इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग भाषा की बात कर लिए, साहित्य की बात करें यहाँ पे, तो साहित्य में धर्म के समानांतर मानवतावाद एवं व्यक्तिवाद पर क्या किया दिया गया, बल दिया गया। मानवतावाद प्लस व्यक्तिवाद। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बहुत सारा बुक वगैरह मानवों पे व्यक्तिवाद के विचारों से प्रभावित बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे साहित्य लिखा जाने लगा। अब इसी क्रम में आपको शेक्सपियर का नाम मिल जाएगा, क्रिस्टोफर मार्नो का नाम मिल जाएगा, स्पेनिश भाषा में लिखने वाला सर्वेसिस का नाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है। शेक्सपियर पता ही होगा आपको, कितना बड़ा ये नाटककार आदमी है शेक्सपियर। देखिए, साहित्य को लेकर बात किया जाए तो भारत और यूरोप की साहित्य में बड़ा अंतर है। भारत में देखिए, जितना भी लिटरेचर लिखा गया, साहित्य को लिखा गया, आज भी देखते होंगे बॉलीवुड हम लोग बचपन से देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो अंत होता है, सुखद अंत की आप कामना करते हैं। बचपन में पता था आपको कि अगर हम मूवी देख रहे हैं तो लास्ट में हीरो ही जीतेगा, हीरो मर गया तो फिर वो मूवी नहीं चलता था। तो भारतीय साहित्य यहाँ पे हैप्पीनेस एंडिंग पे हमेशा बल देती है, लेकिन यूरोप में संघर्ष चूँकि वहाँ पे अधिक है, स्ट्रगल वहाँ पे अधिक है, इसीलिए वहाँ पे देखेंगे आप तो संघर्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। मूवी वगैरह बनती है तो हीरो हैप्पी एंडिंग नहीं भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसके संघर्ष को यहाँ पे याद किया जाता है। और शेक्सपियर इसीलिए तो जाना जाता है, शेक्सपियर। ठीक है, और भारत में, ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। कालिदास को क्यों माना जाता है, तो इन्होंने भी एक शेक्सपियर टाइप का, आपको याद होगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को लिखा। उसमें काफ़ी ही मतलब मार्मिक चीज़ों को जोड़ा, लेकिन कालिदास थे लास्ट में जाके फिर दोनों को मिला दिए। उसमें एक दुर्वासा ऋषि का भी आपको जिक्र मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना, कि कालिदास को शेक्सपियर क्यों बोला गया, तो यहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये था यूरोपीय साहित्य और भारतीय साहित्य। जब आप फिलॉसफी वगैरह पढ़ेंगे तो आप क्या बोलते हैं कि आप यूरोपीय फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में आप अंतर करेंगे, ये सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चूँकि हमको वहाँ इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राजनीतिक विचारधारा को लेके। राजनीति में भी बहुत देखिए परिवर्तन आ गया। पुनर्जागरण ने राजनीतिक यानी यथार्थवाद समझ रहे हैं ना, मैंने जो सत्य है यथार्थवाद पर बल दिया गया, पूरी तरीके से यथार्थवाद पर बल दिया गया। और यहाँ पे बहुत फेमस चिंतक मैकियावेली भी आएगा। मैकियावेली जैसे चिंतक हुए और इसने घोषित किया कि राजा को अपनी प्रजा से वफादारी की उम्मीद क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राजा वर्सेस प्रजा, वफादारी की उम्मीद नहीं करना चाहिए, कि प्रजा जो है ये स्वहित से संचालित होती है, ना कि तुम्हारे अंडर में। तुम्हारा अपना कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा कोई अपना व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। तुम्हारी प्रजा के भी कुछ कर्तव्य हैं, और वो अपने, ठीक है ना, स्वहित से क्या होगी, वो परिचालित होगी। जब ऐसे चीज़ आएंगी तो सोचिए समाज में कितना अधिक परिवर्तन आएगा। लोग क्या राजा को, या फिर राजा लोगों को
जैसे चाहे वैसे नचा पाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो बहुत बड़ा राजनीतिक विचारधारा में आप देखेंगे तो एक परिवर्तन आया कि धीरे धीरे अब राजा का प्रजा से क्या होने लगा, जो कंट्रोल था अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यही अब देखेंगे कि अब हम लोग बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में खड़े हैं। जिससे प्रबोधन काल शुरू हो जाएगा, अब शासक को भी ये लोग ख़त्म करने में लग जाएंगे। ये जो मध्य वर्ग है इतना खतरनाक है, ये वही प्रजा है जो कि शासक को धीरे धीरे डैमेज करने लगेगा। और धीरे धीरे अब प्रजातंत्र से संवैधानिक प्रजातंत्र होगा, सॉरी, राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र आएगा, संविधान लाया जाएगा। और अब बाद में उसमें से राजतंत्र हटा के सिर्फ और सिर्फ संविधान बना दिया जाएगा। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र, गणतंत्र यहाँ पे बना दिया जाएगा। यही तो अंतर है। देखिए यही चल रहा है भारत में अभी। क्या है, पूरा का पूरा एकदम जो गणतंत्र की अवधारणा है, भारत गणतंत्र का देश है, लेकिन जिसने गुलाम बनाया भारत को अर्थात ब्रिटेन ने, अभी भी वो गणतंत्र देश नहीं है। कारण यही है कि भारत का पहला जो व्यक्ति है राष्ट्रपति के रूप में, अभी भी उसका, ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा, निर्वाचन पद्धति के द्वारा, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे अभी भी राजा है। राजा नाम मात्र का भले ही शासक है। भारत का भी राष्ट्रपति कुछ ऐसे ही है, लेकिन कम से कम यहाँ चुनाव तो होता है, वहाँ तो वो भी नहीं होता है। वो लोग भी हटा दे अपने राजा को, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ अंतर है, आपको जानते रहना चाहिए। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं कला को लेके। अब कला को देखिए, संरक्षण नवोदित मध्य वर्ग से मिलने लगा। पहले जो कला को लेके जो सामंतवादी व्यवस्था होती थी, वो लोग अपना भोग विलास, ये बनाओ वो बनाओ। अब मध्य वर्ग के पास भी पैसा आने लगा। तो अब ये जो मध्य वर्ग के पास जब संसाधन आने लगा, पैसा आने लगा, तो इसने क्या किया, कला को संरक्षण दिया कि भाई अब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाओ, ऐसा चीज़ बनाओ कि भाई हम देख के खुश हो जाए, मस्त हो जाए। और चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल अलौकिक से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भगवान मूर्ति उर्ति का फोटो बना दो, बिल्कुल ही इस लोक से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। और आगे चल के फिर आपको पता है, देखिए लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा आज तक की, माने अभी तक की, माने विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। अभी तक उस पेंटिंग को देख के, उस हंसते हुए नूरानी चेहरा को, ठीक है, मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्या है। इतने सारे विद्वान लोग हो गए कि भाई उस समय जो बनाया गया लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, उस समय मैंने, बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लगेगा कि आज से मैंने कंप्यूटराइज एकदम उसको निकाला गया है। लेकिन देखिए उस समय क्या था। मैंने माना जाता है कि इस पेंटिंग में इतने छोटे छोटे ब्रश चलाए गए जो बिल्कुल एक छोटे छोटे बाल के भी बराबर नहीं थे। छोटी बाल, समझ रहे हैं ना, अपने हेयर का जो कलर, मतलब बाल जो होता है कि इतने छोटे छोटे उसमें क्या है, ब्रश हैं। तो कुछ ना कुछ बात है मोनालिसा की पेंटिंग में। तो ये भी अपने आप में राज है, ठीक है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा यहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है, किसने बनाया, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ये तो ऑलराउंडर आदमी था। लियोनार्डो दा विंची कलाकार भी था, साहित्यकार भी था, भूगोलवेता भी था, ठीक है। तो अब देखिए एक ही व्यक्ति में कई सारे क्या है, गुण यहाँ पे मौजूद है। उसी तरीके से माइकल एंजेलो, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, माइकल एंजेलो, ये भी एक चित्रकार था। माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो। तो ये हो गया कला के क्षेत्र में। अब आइए हम लोग बात करते हैं इधर विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ, तो पुनर्जागरण ने रूढ़िवादी तर्क शास्त्र को फेल कर दिया। जो भी तर्क शास्त्र था चर्च व्यवस्था के द्वारा, या हम लोग बोल सकते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत, अब बता दिया गया कि बेकार की बातें करते हो तुम लोग। अब यहाँ पे धीरे 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 थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों पे यहाँ पे बल दिया जाने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन मिला। और इसी क्रम में देखेंगे आगे तो वही जो नाम आता है कोपरनिकस का, गैलीलियो का नाम आता है यहाँ पे। धीरे धीरे ये लोग, ठीक है, आधुनिक युग के एकदम सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट हुए, ऐसे सारे लोगों को, ठीक है,
आगे बढ़ाई मिली। और प्रबोधन काल तक आते आते अब देखेंगे तो इसमें एक और नाम जुट जुट जाएगा। आप न्यूटन भाई साहब को कैसे भूल जाएंगे। न्यूटन को ऐसे लोगों को क्या मिला, यहाँ पे बढ़ावा मिला। तो यही है, देखिए अब ये जो वहाँ पे धीरे 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 जो अब पुनर्जागरण का जो दौर आ रहा है, भारत के लोग अभी भी इससे क्या है बहुत अधिक मतलब रूबरू नहीं है। अभी भी यहाँ पे जो व्यवस्था है, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब देखेंगे धीरे 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 प्रबोधन का इफेक्ट आपको भारत में दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिए फ्रेंड्स, यही था आज का लेक्चर। कल हम लोग बात करेंगे देखिए धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद से धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ उसमें और कुछ 3-4 छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, कल का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद से हम लोग अपने मेन सिलेबस में आ जाएंगे और प्रबोधन काल से अपना सिलेबस को हम लोग रन करने लगेंगे। और एक एक चीज़ें फिर आपको जितना भी देखिए मैंने पढ़ा दिया है इन 6-7 क्लास में, बिल्कुल आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे तो बार बार उसका अप्लाई होगा, चीज़ों को कोरिलेट करा जाएगा। और जब आपका ये बेसिक मजबूत होगा, ये न्यू है, समझिए पूरा का पूरा हिस्ट्री का न्यू है, इसको आप समझ जाते हैं तो आगे चल के फिर से आपको दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। तो रिवीजन करते रहें। एंड कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप दिख रहा होगा, नीचे कमेंट भी करते रहें। और वीडियो को देखिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए आपका मोटिवेशन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।